and welcome to all in the online classes. So 10th class, in previous videos we have completed our life processes chapter. Clear hai? Now that's the bio portion that we have completed, one chapter complete, and you can see that videos in the same places, they say in the same place. फेसबुक पेज पे 10th क्लास में जहाँ प्रीवियस आपके वीडियोस थे आप उसमें कम्प्लीटली उन वीडियोस को यू कैन सी. ठीक है. सो नाउ वी हैव स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द केमिस्ट्री पोर्शन. द फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके. सो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज इसका. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स देयर आर सम क्वेश्चंस कि हैव यू एवर ऑब्जर्व द केमिकल रिएक्शंस इन योर डेली लाइफ? यस. We observe the number of processes that are actual chemical reactions that we observed in our daily life. Like आजकल क्या है, समर सीजन है. समर सीजन को आप क्या करते हो, दूध को सारा दिन बाहर आ जाता है गलती से, तो क्या हो जाता है उसमें थोड़े टाइम, अगर दोपहर के बाद तक आप देखो गर्मी बहुत ज्यादा है तो वो दूध क्या होता है, जम जाता है. तो उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है. दूध को क्या है, दूध खराब हो जा रहा है वो. ठीक है. खाना गर्मियों में बहुत टाइम खाना बना के रखते हैं, खाना बनाने अगर शाम तक रात तक उसको नहीं उठाए तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है. तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है. खाने के अंदर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें डेवलप हो रहे हैं. खाने की जो केमिकल है, जो प्रोडक्ट्स जो है उसमें वो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है. आपका आयरन है, लोहे की कोई चीज है, वो बहुत टाइम तक वाटर किसी मॉइस्चर में या एयर के कांटेक्ट में रहती है, दे स्टार्ट रस्टिंग. तो वो रस्ट भी क्या है, एक केमिकल चेंज है. कुछ चीजों का आपका कलर चेंज हो जाता है, कोई ऐसा कोई दो रिएक्टेंट इसमें ऐड करते हैं उसमें कलर चेंज हो जाता है, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शंस है. देयर आर मैनी मोर. आपका खाना, आपका कुकिंग होती है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. खाना जो इंग्रेडिएंट्स हमारे कुछ और होते हैं, जब खाना बन के आता है तो वो प्रोडक्ट कुछ और होता है, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है. हमारे बॉडी के अंदर जो खाने की डाइजेशन होती है वो भी क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. इवन वी रेस्पायर, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. पूरा ये जो रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर किया था, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है. बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे अदर केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में इन सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस. ओके. सेकेंड क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है कि हाउ कुड बी नो दैट कि देयर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ये हो चुके हैं, केमिकल रिएक्शन है, कैसे पता चला? तो क्या होता है, केवल हमारी जो रिएक्शन होती है उसमें क्या करते हैं, उसका कभी चेंज ऑफ स्टेट चेंज हो जाता है. चेंज ऑफ स्टेट में मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ द स्टेट. अगर आपका चेंज ऑफ द स्टेट होता है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन has taken place. या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है. ठीक है. कलर अगर चेंज हो जाता है, इट मीन्स वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. आयरन की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका फ्रेश आयरन होगा उसका कलर कुछ और होगा, जो रस्टेड आयरन होगा उसका कलर कुछ और होगा, वो रेडिश ब्राउन का होगा. सो कलर चेंज भी क्या है, दैट शो यू दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे हुई है केमिकल रिएक्शन. अनदर अगर हम बात करते हैं, अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ से गैस रिलीज होती है, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है. उसके बाद अगर टेम्परेचर चेंज आता है, चेंज इन टेम्परेचर, वो भी क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शंस है. ये उसमें अब ये अगर ये जब छोटी 6-7 क्लासेस में आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ी थी, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो वो चीजें हैं, वो इन सारे जो एग्जांपल्स आपको बताए, तो इसमें से कुछ केमिकल चेंजेस हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस हैं. ठीक है. तो ये यहाँ पे अभी आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, बीइंग अ 10th क्लास. तो ये I thought that I'm clear idea I have that कि you know that कि what is physical and chemical change. So today we are discuss here what is chemical reaction. कि chemical reaction, अब आपको आइडिया तो हो गया कि chemical reaction क्या है. तो इसको chemical reaction जब भी क्या है, whenever a chemical change occur, we can say that chemical reaction has taken प्लेस. कोई भी केमिकल चेंज होता है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए कि फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन. और अगर आपकी केमिकल इक्वेशन, अब हम बात करते हैं केमिकल
इक्वेशंस की। ये जो हमने अभी डिस्कस किया वो था केमिकल रिएक्शन कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो आपके साथ जो जितने भी डिस्कस मैंने अभी किया कि कौन कौन सी रिएक्शंस है और कैसे हम कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस को लिखने से पहले आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको केमिकल्स के जो हमेशा जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वी ऑलवेज राइट द केमिकल इक्वेशन इन देयर सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या है कि आपको उनके एटॉमिक नंबर तो आपको लर्न होंगे ही, तो आपको अप्रोक्सीमेट 10th स्टैंडर्ड तक के लिए भी 1st to 30 जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन एटॉमिक नंबर में आपका जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन आ गया, सेकंड हीलियम आ गया इसमें, तो उसी तरह से आपका ये लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया, कार्बन आ गया। तो ये आपके जो फर्स्ट 30 हैं, फर्स्ट 30 तक नहीं होते हैं, 25 तक कर लो, 20 तक तो एटलीस्ट सबको लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये सिंबल्स लर्न नहीं होंगे, यू आर नॉट एबल टू राइट द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप मैग्नीशियम लिखा है, मैग्नीशियम का जब तक आपको सिंबल नहीं पता होगा, इफ यू डोंट नो द सिंबल, जैसे आपका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और उसको सिंबल है मैग्नीशियम का Mg, तो आपको केमिकल इक्वेशन से पहले ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उनके सिंबल्स पता होने चाहिए कि अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीशियम व्हाट इज द सिंबल ऑफ द मैग्नीशियम, इफ वी टॉकिंग अबाउट द सोडियम व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, इफ वी टॉकिंग अबाउट द क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन है इसमें, या क्लोरीन है, या हीलियम है, या फिर उसमें कैल्शियम है, नियॉन है। तो जब हम इन चीजों को बोलते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या आएगा, इस फॉर्म में भी आएगा, आपको इस तरह से लैंग्वेज दी होगी बोर्ड के एग्जाम में और आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में पहले लिखना है, देन उसमें रिएक्शन शो करनी है, देन उसको बैलेंस करना है। सो फर्स्ट स्टेप है आपको इन सारी चीजों के लिए, इफ यू नो दैट कि आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, यू शुड नो द सिंबल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, यू शुड नो द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट 30। तो आप इसको पक्के से लर्न कर लो कि आपको हर एक फर्स्ट टू 30 एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स यू शुड नो, एंड दैट्स इजी फॉर यू कि यू आर एबल टू राइट डाउन द कि अगर मैग्नीशियम बर्न्ड इनटू एयर तो क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट कर रही है इनटू एयर। एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यू शुड नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका Mg आ गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, तो इसने क्या बना दिया, MgO। अब अभी तक हम इसकी बैलेंसी की बात नहीं करेंगे, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, बैलेंसी का हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें केमिकल रिएक्शन की कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जब ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है सॉलिड। ये जो मैग्नीशियम जिसको हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस। जब अब ये रिबन जल जाता है तो ये रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर के पाउडर में, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये आपका सॉलिड फॉर्म में रिबन लाइक स्ट्रक्चर था ये मैग्नीशियम, ये पाउडरी सब्सटेंस के अंदर चेंज हुआ। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये आपको पीछे मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन, हाउ कुड बी से दैट कि केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। तो ये इसका यही मतलब हुआ, यहाँ पे इसके जो स्टेट्स हैं वो चेंज हुए सारे इसके अंदर, और इसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे इसकी स्टेट चेंज हुई, इसका कलर चेंज हुआ और गैस एवोल्यूशन हुई। कुछ एक जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके अंदर गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं उसमें, तो जैसे आपके जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, अगर उसके अंदर एसिड, अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं एसिड उसके अंदर डालते हैं, उन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। देयर आर मैनी मोर रिएक्शन, हर एक रिएक्शन में एक अपना एक प्रोसेस है। कुछ ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगी, कुछ वाटर रिलीज करेंगी, कुछ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी। देयर आर मैनी मोर रिएक्शंस। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन में आपको पता है कि एरो आता है, एरो के ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आप लिख रहे हो दैट इज रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करता है, जो क्या करता है, वो जो रिएक्ट करता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो रिएक्ट करने के बाद उसने आउटपुट दी दैट इज प्रोडक्ट। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में जब डाइजेशन की प्रोसेस हुई, वो केमिकल रिएक्शन हुई हमारी बॉडी में, तो उसने हमें ग्लूकोज दिया। तो रिएक्टेंट क्या थे हमारे, फूड था जिसने बॉडी के अंदर क्या वहां पे एंजाइम्स के साथ मिक्स किया, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दिया उसने, ग्लूकोज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी सेम है, यहाँ वाटर लिया, वाटर का अगर इसको हमने क्या किया, ये एरो के इस साइड आपका रिएक्टेंट आता है, एरो के इस साइड आपके प्रोडक्ट्स आता है, ठीक है। और अगर सम टाइम कुछ रिएक्शंस आप ऐसे भी देखोगे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती है, या फिर उसमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, कुछ नए कैटालिस्ट की जरूरत होती है, बिना उसके वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशंस में वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमेशा एरो में देखा होगा कि एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं, हम एरो के ऊपर क्या लिखते हैं, हम इसमें क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल, हम इसके ऊपर क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल लिखेंगे, ठीक है, हम क्लोरोफिल लिखेंगे उसके ऊपर, या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सनलाइट लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सनलाइट लिखते हैं। अब जब हम इस तरह से रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन मतलब इसका मतलब है कि बिना सनलाइट के हमारी वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, बिना क्लोरोफिल के हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर एक्स्ट्रा कैटालिस्ट अगर हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं, ऑलवेज राइट ऑन द एरोज, ठीक है। अगर हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है तो हम यहाँ पे टेम्परेचर भी यही लिखते हैं कि उस रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी, वो हम यहाँ लिखते हैं। या तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाती है, दो केमिकल्स मिले और यहाँ पे रिएक्शन होगी, जैसे इस रिएक्शन में है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुए H2 और O2 में, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जो हम बैलेंस करने के लिए इन एलिमेंट्स के आगे जो नंबर्स लिखते हैं, इन एलिमेंट, ये कोफिशिएंट वर्ड बार बार आगे यूज होगा बैलेंस करने के लिए। ये जो 2 लिखा है, यहाँ पे ये 2 लिखा है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट है ये नंबर जो इसके सामने लिखा गया है। अगर यहाँ पे हमने कोई नंबर लिखा है तो इट मल्टीप्लाई द होल कंपाउंड। अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 लिखा है तो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पे ये पूरे नंबर्स को, यहाँ पे जितने नंबर्स यहाँ पे होंगे उतने नंबर्स को ये मल्टीप्लाई करता है। ये आप बैलेंसिंग में आपको और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन आगे, इसमें 2 आगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होगी, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी आपको 4 करने पड़ेंगे बैलेंस के लिए। और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थी, O2, तो यहाँ पे O2 लिख दिया, ठीक है। ये बैलेंस हो गया यहाँ पे। तो ये आपका रिएक्टेंट आ गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ये आ गया इसमें एरो आ गया, और यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया। एक चीज और क्लियर करनी है यहाँ पे कि ये नंबर होता है, ये सबस्क्रिप्ट नंबर होता है। ये क्या होता है, सबस्क्रिप्ट नंबर होता है। कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए हम चेंज कर सकते हैं, या हम 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, एज पर नीड, कि कितने नंबर हम यहाँ लिखेंगे कि पूरे रिएक्शन बैलेंस हो जाए, ठीक है। लेकिन ये जो H2 है दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। H2 लिखा है तो यहाँ पे H3 नहीं कर सकते, O2 लिखा है तो O4 या O1 या O नहीं लिख सकते। रीजन इसके यहाँ पे ये सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो केमिकल रिएक्शन हम यहाँ शो कर रहे हैं उसका सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दैट इज सबस्क्रिप्ट, ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज क्या होता है, ये कोफिशिएंट, ये जो हमने एलिमेंट के पहले नंबर लिखा है, जो अगर यहाँ 2 लिखने का मतलब यहाँ पे सारा नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्लियर हुआ आपको, ये केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है। एक पहचान की रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में अभी तक, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो जरूरत क्या है, सबसे पहले अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो यस वी शुड हैव अ मोटिव, कि अगर हमें बैलेंस क्यों नीड पड़ती है। आप कोई चीज मार्केट से लेने जाते हो, शॉपकीपर के पास गए, फ्रूट्स लेने गए, तो आपने 1 kg मैंगो मांगे, तो उसने क्या किया, एक साइड वेट रखा 1 kg का और दूसरी साइड 1 kg का मैंगो रख के, दोनों जब बैलेंस हुए तब उसने आपको दिया। तो उससे क्या हुआ, ना आपको कोई नुकसान हुआ, ना ही उसमें जो फ्रूट सेलर है उसको हुआ। तो उसने एक बैलेंस बना के रखा। ये तो था एक जनरल, ठीक है,
कि हमें हर चीज बैलेंस में रखनी चाहिए, चाहे वो केमिकल इक्वेशन ही का हो। दूसरा, अगर हम केमिस्ट्री की फॉर्म में बात करते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, तो केमिस्ट्री की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना होता है। क्या बात कर रही हूं मैं यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता है कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो ना कि एनर्जी बनती है किसी केमिकल रिएक्शन में, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो हमें हर केमिकल रिएक्शन में कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एरो के इस साइड जितनी चीजें हमने यूज की हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यूज किया है, उतना ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने बैलेंस एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं ऑक्सीजन हमने 2 यूज की तो ऑक्सीजन वहां पे 4 बन गई, ठीक है। अगर 4 बन रही है तो हमें वो बैलेंस करना पड़ेगा कि वो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फुलफिल करने के लिए। मीन्स देयर आर सेम नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एज देयर आर ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया है, कौन से रिएक्टेंट होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कि जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हमें लिखने को आती है, तो एक तो सबसे पहली बात जो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर उन्होंने लाइन में वर्ड फॉर्म में अगर कोई रिएक्शन दी है तो आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है उसको। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए आपको उसके एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। फिर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके बगैर आप लिख नहीं पाओगे, चाहे आपको बैलेंसिंग पूरी तरह से आती है, बट बिना सिंबल्स के यू आर नॉट एबल टू राइट। सेकंड यहाँ पे आता है, सबसे पहले आता है कि राइट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया हमें, रस्टिंग ऑफ आयरन इन एयर, रस्टिंग ऑफ आयरन इन एयर। अब दे दिया उन्होंने, क्या किया, अब आपको पता है आयरन का सिंबल क्या है, आयरन का सिंबल है Fe, आयरन का सिंबल क्या है Fe। अब आपको ये भी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या आएगा O2। अब इसने जब भी आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर इसको मिलता है, मॉइस्चर एयर में ही है इसमें, तो ये इसने रस्ट जो प्रोडक्ट बना ये क्या है, रस्ट है, ठीक है। तो इसने फॉर्मूला क्या है रस्ट का, Fe2O3। ये हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों है, रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1, इसमें कितना है 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा है ना, इसमें क्या है अलग अलग बन रहा है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, आयरन 1, आयरन 2। तो यहाँ जितना रिएक्टेंट हुआ प्रोडक्ट क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, तो हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो पहला स्टेप तो आ गया, राइट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट ऑन नंबर ऑफ एटम्स, राइट ऑन नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट स्टेप है ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमें बैलेंसिंग करना नहीं आती, बैलेंसिंग एक्चुअल में ये हिट एंड ट्रायल मेथड है बट विद द साइंटिफिक लॉज, कि ये हम आपको साथ के साथ ये बताते जा रहे हैं। तो सेकंड हमने क्या किया, हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख दी, ठीक है, जो आपको पिछले भी स्लाइड में बताई थी, यही वो सेम केमिकल रिएक्शन है, ये रस्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऑन द रिएक्टेंट साइड, कौन सी हुई रिएक्टेंट साइड, दिस वन, दिस इज आर रिएक्टेंट साइड। तो इसमें क्या किया, आयरन कितना हुआ, एक एटम है ना, आयरन का कितना है एक एटम, ऑक्सीजन कितनी है 2, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में आयरन 2, ऑक्सीजन 3। अब क्या करें, अब हमें इक्वेशंस को दोनों जगह कंजर्वेशन ऑफ मास के उस रूल्स को फॉलो अप करना है और हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट, आ गया वर्ड आपका कोएफिशिएंट। जो भी नंबर हम, ये दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट, ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, इनको हम चेंज करेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम नंबर को एडजस्ट करेंगे कि जो हमारे आयरन और ऑक्सीजन जो अनबैलेंस्ड हैं वो बैलेंस्ड हो जाए। अब उसको क्या करेंगे, ये यहाँ तक 2 स्टेप आपको क्लियर हो गए। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एड कोएफिशिएंट्स टू बैलेंस मास इन अ केमिकल इक्वेशन।
अब बैलेंस करने के लिए क्या किया, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि when balancing equation you never change subscripts, means H2, ये 2 क्या आ गया सबस्क्रिप्ट, ये 2 क्या आ गया कोफिशिएंट। क्लियर हुआ ये दोनों वर्ड्स, वन इज सबस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ऑक्सीजन में O2 ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, O3 ये सबस्क्रिप्ट है, जो डाउन साइड में लिखा जाता है दैट इज सबस्क्रिप्ट, जबकि जो एलिमेंट के फ्रंट पे लिखा जाता है दैट इज कोफिशिएंट्स। ये क्लियर हुआ आपका, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 2H2O, इसका मतलब क्या हुआ इसमें कि हाइड्रोजन के नंबर क्या है, दो लिखने का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे H2 ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 2 4, तो हाइड्रोजन कितने हुए 4 और ऑक्सीजन कितने हुए 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 हुए, O और प्लस O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आ गए, ठीक है। यहाँ पे आगे 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी है कि जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हम पहले ढूंढेंगे कि मेटल्स कहाँ हैं, मेटल्स को पहले स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना, फिर हम नॉन मेटल्स को करेंगे। नॉन मेटल्स में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन मैक्सिमम रिएक्शंस में होता है, उनको हम सबसे लास्ट में जाके बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, आयरन। सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट करना किया, हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया, हमने सबसे पहले आयरन को बैलेंस किया। अब आपको आयरन का आपने चेक किया था कि रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1, जबकि प्रोडक्ट में आयरन कितना है 2। अब हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आयरन यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 लिख दिया। अगर आयरन सिर्फ अकेला होता तो हम यहाँ 2 लिख सकते थे, बट यहाँ क्या है ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी अभी तक बैलेंस करनी है, तो 2 यहाँ पे नहीं सूट करेगा ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अगर हम 3 नंबर करते हैं यहाँ पे, तो 3rd नंबर भी यहाँ पे हमारा बैलेंस नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को। अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं, 3 यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बन जाएगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 3 से इसमें 9 बन जाएगा, तो भी ऑक्सीजन अभी तक हमारी इस तरीके से बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे आपका, जैसे अगर मैं 3 नंबर यहाँ पे करती हूँ, तो अगर मैं कोफिशिएंट 3 लिख देती हूँ, इट डजंट वर्क ऑन द लेफ्ट बिकॉज यू कांट पुट अ कोफिशिएंट इन फॉर्म ऑफ Fe2O3 दैट वुड बैलेंस इट, ठीक है, नहीं बैलेंस करेगा 3 से भी। अब हम क्या करेंगे 4 लिखते हैं, ठीक है, 4 लिखे हम इसमें, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे कोफिशिएंट को 2, ठीक है, हम 2 ऐड करते हैं इसमें, इन फ्रंट ऑफ द रस्ट आयरन ऑक्साइड मॉलिक्यूल मेकिंग इट 2 Fe2O3। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी बाद में बैलेंस करनी है, तो यहाँ पे ना तो 3 चला, अगर जो रिएक्टेंट में हमने 2 लिखा नहीं चला, हमारा 3 लिखा नहीं बैलेंस हो पा रहा था, तो 3 जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे ये जैसे ही हमने यहाँ पे 4 लिखा, क्योंकि हम पहले इस साइड को बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 लिखा, ये ऑक्सीजन को अभी नहीं छुआ हमने, तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे इसको 2 लिखा, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने बन गए यहाँ पे 2 3 जा 6, कितना बन गया 2 3 जा 6 बन गया। अब हमने यहाँ पे बैलेंस करना है अभी तक ऑक्सीजन को, लेकिन आयरन को बैलेंस कर लिया हमने, कि यहाँ पे हमने क्या किया, आयरन यहाँ पे हमने Fe लिख दिया, Fe के आगे 4 लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने 2 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा बैलेंस करने के लिए, 2 2 जा 4 आयरन हो गए। अब आयरन को हमने दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस कर लिया, यहाँ भी 4 और 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 4। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है 6। ये हमारा फाइनल स्टेप है, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम लास्ट में करना है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स आते हैं उनको एटम्स को हम बाद में करते हैं। अब क्या किया इसको हमने बैलेंस करने के लिए, ये हम इतना हम बैलेंस कर चुके थे, 4 Fe प्लस O2 गिव राइज टू 2 Fe2O3। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए
इसमें लास्ट स्टेप है, हमने ऐड कोफिशिएंट टू द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स. The reason is that usually appear in multiple reactants and products. So if you tackle them first, you are usually make extra work for yourself. मतलब बोलने का मतलब ऐसा कि हमें लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहिए. सबसे पहले हम मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स को, और उसके बाद ये गैसेस को हम लोग इनको हैंडल करेंगे. ठीक है, नहीं तो हमें बार बार इनको हैंडल करना पड़ेगा, बार बार इनको बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ से कम पड़ रहा है, फिर यहाँ से फिर चेंज करना पड़ेगा, तो इनको हम करते ही लास्ट में है. हमारे लिए इजी हो जाता है बाद में इनको बैलेंस करना. अब हमने रिएक्शन को देखा. ठीक है, इफ यू पुट इन अ 2 इन द फॉर्म ऑफ O2, इट विल गिव यू 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. बट लेकिन हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? 6. 2 3 6. कितना हुआ? 6 एटम है. तो यहाँ पे हम कितना लिखें कि हमारे पास ऑक्सीजन 6 हो जाए? कितना लिखें? O2 ये ऑलरेडी है. इतना कोफिशिएंट कितना लिखें यहाँ पे? 3. कोफिशिएंट अगर हम यहाँ पे कितना लिखते हैं? अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 O2, 3 2 6. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ? ये 2 है. 2 को हम सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 4. आयरन के 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. अगर मैं यहाँ पे पहले 3 लिखती हूँ तो यहाँ पे ये कितना आ गया? 3 2 6. ऑक्सीजन 6 है. यहाँ भी क्या हुआ? 3 2 6. यहाँ पे कितना आ गया? ऑक्सीजन 6 आ गया. तो ये आपका ऑक्सीजन वाला जो साइड है, ये भी आपका क्या हुआ? बैलेंस हो गया. ठीक है, ये आपका बैलेंस हुआ यहाँ पे. और ये बैलेंस होने के बाद यहाँ पे क्या, इसमें क्या आ गया? ये लास्ट फाइनल रिएक्शन क्या बनी है हमारी? 4 आ गया आयरन के और 3 आ गया ऑक्सीजन का, एंड रिएक्शन बन गई 2Fe2O3. ओके, इट टेक्स मोर टाइम टू अंडरस्टैंड. नाउ यू हैव प्रैक्टिस मोर रिएक्शंस इन योर होम. ठीक है, उनको बार बार उसको इसी, लेकिन यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप एवरी टाइम. आपको पहले रिएक्टेंट के स्टेप लिखने हैं, प्रोडक्ट के लिखने हैं, फिर आपको रिएक्टेंट का, आपका जो प्रोडक्ट आया उसमें आपने देखना है उसमें कितने, यहाँ पे कितने और वहां पे कितने. तो हम उसमें इजीली कितना, किस तरह से कोफिशिएंट लिख के हम इनके नंबर्स को बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, आपको नेक्स्ट इसमें हिंट्स बता रही हूँ कि बैलेंस करने के लिए एडजस्ट द कोफिशिएंट नॉट द सबस्क्रिप्ट. ये आपका जो आपने अभी सारा पढ़ा उसका मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बता रही हूँ कि कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करना है हीटेड ट्रायल मेथड में, कि यहाँ 2 नहीं होगा तो 3 लिख देते हैं. ये आपको इसी तरह से प्रैक्टिस से ही आएगा ये बैलेंस ही करना. ठीक है, लेकिन सबस्क्रिप्ट को नहीं, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते. देन अगर इवन और ऑड नंबर्स हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू मेक ऑल इवन नंबर्स. O3 है वहां पे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम नंबर्स आ जाएंगे. अगर कई बार हमारे नंबर्स होल नंबर में नहीं आता है बैलेंस करने के लिए, अगर तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे नंबर्स को कि कितना बैलेंस करे, तो वहां पे प्रोडक्ट में किस तरह से बैलेंस ही बने. तो अगर इवन ऑड नंबर्स हो, अगर 3/2 हो, 13/2 लिखा हो या उसमें, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 2 से टू मेक ऑल इवन नंबर्स. क्योंकि हम एज अ होल ही कोफिशिएंट को यूज करते हैं. कभी भी बैलेंसी के लिए हम 1/2, 3/2, 13/2, 5/4 इस तरह से नंबर नहीं लेते. कोफिशिएंट को हम हमेशा होल नंबर में ही लिखते हैं, चाहे 3 लिखें, चाहे 5 लिखें, चाहे 4 लिखें, चाहे 7 लिखें, बट वी ऑलवेज राइट द कोफिशिएंट नंबर इन होल नंबर. सो अगर ऐसा कुछ हो कि होल नंबर में ना, इसमें इवन, इसमें होल नंबर में ना आ रहे, तो वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय द 2 टू मेक ऑल इवन. ठीक है, बैलेंस पॉलीएटॉमिक आइंस एज अ होल. पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है? जैसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसमें हमने लिख दिया SO4. अब ये आपका SO4 क्या आ गया? SO4 क्या आ गया आपका? SO4 में इसमें चार्ज आ गया, इसमें प्लस आ गया इसमें. या फिर हम बात करते हैं, इसमें बात करते हैं हम NO3. अगर हम बात करते हैं NO3 की, अब ये NO3 आ गया. या फिर हम बात करते हैं कार्बोनेट की, CO3 अगर हम बात करते हैं, तो दीज आर ऑल वी कॉल्ड पॉलीएटॉमिक.
पॉलीएटॉमिक। अगर ये H2SO4 के साथ आ गया, ये फिर आपका सोडियम नाइट्रेट के साथ आ गया, ये आपका इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ आ गया, तो ये जो नंबर्स ये इकट्ठा जो आता है दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक नंबर। इन इकट्ठा हम इसको पढ़ते हैं, ये कार्बोनेट्स हैं, ये नाइट्रेट्स हैं, ये सल्फेट्स हैं, या आपका OH नेगेटिव है, तो ये सारे दीज आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आइंस। ठीक है, इसमें नंबर आ गया HO2SO4 आ गया, इसमें NO3, इनमें हमेशा चार्ज रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कोई सा भी चार्ज इसमें रहेगा, तो इनको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आइंस। इनको हमेशा हम एज अ होल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हो उन्होंने H2, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं H2SO4, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमने बैलेंस करना हो तो बैलेंस करती बार हम जो भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो दोबारा हम इनको क्या लिखते हैं X, यहाँ पे हम लिख देंगे X और यहाँ पे इसका 2 लिख दिया। तो एज अ होल हम इसको नंबर को लेते हैं, इसको हम X मान लेते हैं। यहाँ पे जितना नंबर आ गया यहाँ पे 2 इसका लिख दिया, और इसको एज अ होल, ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस करेंगे, सल्फर को अलग से बैलेंस करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन को अलग करेंगे, नाइट्रोजन, इसको हम एज अ होल बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको सारा कि इसको हम बैलेंस करते हैं सारा। तो ये बैलेंस ही आपको क्लियर हुई सारी। तो ये आपके कुछ टिप्स थे कि बैलेंस पॉलीएटॉमिक आइंस एज अ होल। नेक्स्ट है चेक द बैलेंस्ड इक्वेशन। उनको चेक करो बाद में लास्ट में कि क्या दो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट और आपके जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो एटम्स हैं क्या वो सेम नंबर के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। कुछ एग्जांपल्स में क्या आ रहा है, जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट आ रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसको कंबाइन किया हमने। अब जिंक सल्फेट ने क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस ने बना दी यहाँ पे। अब इसमें क्या किया, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे O2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 ये ऑक्सीजन के ये हो गया और 1 ऑक्सीजन का ये हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 नंबर है, तो ये क्या है, ये आपका इवन नंबर है, और यहाँ पे 3 है तो ये क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर हो रहा है ना अभी ऑड और इवन का। अब हमने क्या किया, इसको अगर ऑड और इवन नंबर है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ये आ गया 2 इसमें, और यहाँ पे भी क्या आ गया, अब जिंक यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे ये 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है, 2 है, हो गया सब में सेम। ऑक्सीजन का जो कंपोनेंट है वो सब में सेम हो गए। अब हम बात कर रहे हैं किसको बैलेंस करने जा रहे हैं, जिंक को, सल्फर को और ऑक्सीजन को। अब सबसे पहले जिंक को बैलेंस किया, यहाँ जिंक कितना है, यहाँ जिंक कितना है 2, यहाँ 2 लिख दिया ना हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को पूरा इवन करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 लिखा था। अब हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 चला जाएगा हमारा, क्योंकि जिंक के 2 हैं। अब यहाँ पे सल्फर कितना था, सल्फर कितना था 2, क्योंकि ये 2 क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। अगर जिंक यहाँ पे 2 है तो सल्फर भी कितना है, 2 ही है। अब सल्फर 2 है, इसको सल्फर को 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहीं पे यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 सल्फर के आगे। अब इस 2 को अगर 2 हमने यहाँ लगा दिया तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन कितनी होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी 4, 2 2 जा 4 यहाँ पे आ गई, और यहाँ कितनी है, अगर इस 2 का क्या मतलब है, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 हो गया। अब ऑक्सीजन के 6 अगर हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट, तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा 3, तो 3 2 जा 6। क्लियर हुआ यहाँ पे। सेम ये एग्जांपल्स भी इसी तरह से हैं, इसमें भी हमने क्या किया, अब जब मैं जिस चीज की मैं बात कर रही थी पॉलीएटॉमिक की बात कर रही थी मैं। पॉलीएटॉमिक कहाँ क्या है, पॉलीएटॉमिक इसमें NO3, पॉलीएटॉमिक क्या है NO3, ये पॉलीएटॉमिक है जिसको हम एज अ होल लेंगे। अब नाइट्रोजन अलग से ऑक्सीजन अलग से नहीं ऐड करेंगे, ये NO3 एज अ होल लेंगे हमने। अब क्या किया, इसको हमने बैलेंस NO3 एज अ होल। अब NO3 इसमें क्या है, इवन नंबर पे है, जबकि NO3 यहाँ क्या है, ऑड नंबर पे है। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसको पहले मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। अब यहाँ पे 2 Na आ गया और NO3 आ गया इसमें।
ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सोडियम को बैलेंस करना है, सोडियम को बैलेंस करना है। यहाँ सोडियम कितना हो गया 2Na, एक यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 1 आ गया इसमें, और यहाँ पे भी ये 2 आ गए। अब इसको बैलेंस करने के लिए, ये तो हमने एज इट इज पहले लिख ही दिया था, यहाँ पे 2Na, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लिखा, और यहाँ पे क्लोरीन कितना था, 1 था। यहाँ पे क्लोरीन जब हमने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2NaNO3 प्लस PbCl2। Cl2 कहाँ से आया, ये Cl के 2 थे यहाँ पे Cl कितना था 2 था। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया 2 लिख दिया। तो अब ये 2 लिखने का मतलब है Na भी 2 हो गए यहाँ पे और Cl2 भी 2 हो गए। तो ये तो था हमारा केमिकल कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आगे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले उसमें वो आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगी जिसमें आपको ये सारे बैलेंस करने हैं केमिकल इक्वेशंस को, और वो असाइनमेंट्स आपने मुझे शो भी करनी है व्हाट्सएप पे ही, ताकि मैं उन असाइनमेंट्स को चेक कर सकूं कि कैसा अपने बैलेंस आपको समझ आया या नहीं समझ में आया है। ठीक है, और फॉर नेक्स्ट अब वीडियो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आपस में मिलेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे उसमें। ओके, टिल देन थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।